नमस्कार दोस्तों, विक्की बिहारी व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू माय फ्रेंड? एवरीथिंग इज ओके। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और गुड मूड में होंगे। तो दोस्तों, जो हम आज बात करने वाले हैं अपना इंडिया में डीजल पेट्रोल के बारे में बात करेंगे। सब आदमी बोल देता है कि कांग्रेस के राज में इतना था, कांग्रेस के राज में उतना था। ठीक है, तो कांग्रेस के राज में इतना था, कांग्रेस के राज में उतना था। तो हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के राज में कितने का मिलता था और कितने में बेचता था, ये भी देखना है। ठीक है, आज के डेट में हम ये डीजल पेट्रोल कितना में खरीद रहे हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो हम एक डालेंगे जो हमारे दोस्त हैं बहुत ही कैलकुलेट करके और कितना मिली लीटर कितना पैरामीटर मिला के ये होता है। ठीक है, ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आपको जो चीज़ हम बताने वाले हैं वो चीज़ शायद आप कभी सुने नहीं होंगे और ना देखे होंगे। तो इसमें हम एक वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कितना है और क्या चीज़ है। ठीक है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से समझाया गया है कि कितना पॉइंट कितने रुपये का हम खरीदते हैं और कितने पॉइंट कितने रुपया में हमको मिलता है। रिफाइनरी का कितना पैसा लगता है, रिफाइन होने के बाद बेचता कितना में है, ये सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर है। इस वीडियो के अंदर हम आपको आप सबों के बीच लेके आने वाले हैं और बीच में शेयर कर रहे हैं। तो जो भी हमारा इंसान है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि ये जो वीडियो है ये सही है या गलत है। कमेंट करना नहीं भूलना है। और अगर ये वीडियो सही है तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल हर इंसान को उठाना चाहिए। और ये सवाल उठाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं उठाते हैं तो आगे चल के हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। और धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहा है। हर राज्य में कितना है और हम बिहार वाले कितना भर रहे हैं। तो ये आपको पता होगा कि बिहार में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों डाल दिया गया है। इतना टैक्स की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इतना टैक्स क्यों डाला जा रहा है, इतना हर चीज़ क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए हर इंसान को। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो भी है क्या चल रहा है और क्या है। कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इतना पता होने के लिए आप तो गूगल करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग गूगल करिएगा तो आप लोग का नेट चला जाएगा। लेकिन यूट्यूब और रील पूरा दिन रील देखिएगा। और काम का बात यूट्यूब पे हम डालते रहते हैं तो हमारा तो बहुत कम ही आदमी देखता है, नहीं तो इसको देखेगा भी नहीं कोई। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। ठीक है, और जो भी रिफाइनरी है, रिफाइनरी में कितना पर रिफाइन किया जाता है, कितना सेल्सियस डिग्री पर रिफाइन करके क्या मिलता है। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के बाद डामर भी हमको उसी कच्चा तेल से मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाए हुए हैं। ठीक है, और समझा रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ना, तो वीडियो जब देखिएगा आगे चल के ये वीडियो देखिएगा आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ दोहरा चरित्र क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं यूपी में देखिए डीजल पेट्रोल कितने का खरीद रहे हैं, वहीं बिहार में देखिए हम लोग कितने का खरीद रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है ना, ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, केंद्र का टैक्स अलग है, राज्य का टैक्स अलग है। तो नीतीश गवर्नमेंट ने जो हम लोग को चूस रहा है, इतना दिन से टैक्स लगा के भी ये लोग चूसा ना, वो चीज़ पे अब हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग बहुत सारे चीज़ पे ध्यान नहीं दिए थे और नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग भुगत रहे हैं।
आज देखिए नौकरी कहाँ है, कितने आदमी के पास आज नौकरी है, हमको बताइए। बहुत सारा आदमी है जिसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है। तो और नौकरी का कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि आरजेडी बोला था और प्रशांत किशोर बोले थे, ठीक है। 2 ही आदमी नौकरी के बारे में बोल रहा है, अदरवाइज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके नौकरी रहने से और नौकरी नहीं रहने से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। जिसको जितना राजनीति करना है वो कर रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर कोई अपना अपना देख रहा है, अपना अपना रोटी सेक रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ऐसा एक लीडर चाहिए, ऐसा एक नेता चाहिए जो हम लोगों के बारे में सोचो, जो हम लोगों के लिए रोजगार लाए, हम लोगों को नौकरी दे, ठीक है। ताकि हम लोग मारे मारे ना फिरे, कभी गुजरात में ना मार खाएं, कभी दिल्ली में ना मार खाएं, कभी महाराष्ट्र में ना मार खाएं, ठीक है। ऐसा हम लोग को नेता एक चाहिए जो हमारे बारे में सोचे और हम लोगों के लिए कुछ करे। ऐसे बोलने से नहीं होता है कि हमने बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं। नो दिस एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है। जितना एक्सेप्ट करना लायक है उतना एक्सेप्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक्सेप्ट के लायक नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक हम लोग ऐसे लोगों को नकारेंगे नहीं, तब तक हम लोग के लिए प्रॉब्लम चलते रहेगा और हमेशा हम प्रॉब्लम में ही रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको बहुत केयरफुली देखना होगा और केयरफुल देख के ही आपको डिसीजन लेना होगा। नहीं तो एक बार देखिए, एक बार आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं ना तो 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खुद देखिए, जो आरजेडी 86 सीट लेके आया था इस बार, उसके बाद 34 है। किस तरह से हमारे बिहार में गुजराती आईपीएस की क्या ज़रूरत थी? जब गुजराती लोग बोलते हैं कि नहीं चाहिए हमको इधर बिहारी, ठीक है, ओके, आई एम एग्री, ठीक है, बिहारी आपको नहीं चाहिए तो बिहार में आईपीएस गुजराती क्यों चाहिए? 10-10 आईपीएस जो आया था गुजरात से क्यों आया? हमको भी उसका ज़रूरत नहीं था। क्यों बिहार में आईपीएस लोग नहीं थे? बिहार में आईपीएस नहीं थे, पढ़े लिखे इंसान नहीं है जो कि खुद पता नहीं कितना आईपीएस को तैयार करता है बिहार, कितना आईपीएस अभी तक दे चुका है, ठीक है, और उसी से बोला जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, इस चीज़ को सोचते नहीं है और बिना सोचे समझे जात पात के नाम पर वोटिंग करते हैं, जात पात के नाम पे वोट देते हैं। और बाद में हम लोग का प्रॉब्लम क्या आता है, बाद में हम लोग गाली देते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अगर कोई वोट नहीं दिया तो ये लोग जीते कैसे, हमको वो बताइए, ठीक है। हर कोई वोटिंग किया तभी तो ये लोग जीते ना, अदरवाइज हाउ टू पॉसिबल दिस गाय लीड टू बीजेपी एंड आरजेडी। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो एक्सेप्ट करके क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आप चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, सुनते रहिए, कोई आपका सुनने वाला नहीं है और ना ही सुनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिए, ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लीजिए। अदरवाइज आपके डिसीजन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। अगर सही टाइम पे आप डिसीजन नहीं लेते हैं ना, तो बाद में आप रो के गा के और डिसीजन लेके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसके फेवर में कर रहे हैं, जात पात के नाम पे तो कुछ कीजिए ही मत, क्योंकि जात पात के नाम पे करके ना आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे किसी को नहीं, ठीक। तो ये जात पात का भेदभाव हटाइए, जात पात का भेदभाव हटा के, ठीक है, और आप अपने आप को अच्छी तरह से देखिए कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, और रियल वोटिंग करिए जो आपके नज़र में सही है उसको। तो देखिए ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और देख के बताइए कि क्या सही भाई बोला है या गलत। देखिए सबसे पहले ये भूटान की वीडियो है, मैं पहले वो दिखाऊंगा आपको
और समझना चाहिए भूटान के पास जो पेट्रोल जाता है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होके जाता है। और दादाजी ने क्या दिखाया है, और इंटरनेट पे भी आप सर्च करके देख सकते हो। तो मित्रों, इस समय मैं हूँ भूटान में। आपको एक जानकारी देता हूँ। सुनो, आज तारीख हो गई है 4 अक्टूबर 2025। और ये पीछे मेरे देख रहे हो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। इंडियन ये ऑयल डीजल का रेट आज की तारीख में 64 रुपया 38 पैसा। 64 रुपया 38 पेट्रोल का पैसा रेट है, सॉरी 64 रुपया 38 पैसा। ये गाड़ी में भर रहा है, देखो ये गाड़ी में 64 रुपया 38 पैसा। थोड़ा ज्यादा है यहाँ, थोड़ा बहुत 67 रुपये 28 पैसे। ये डीजल का रेट है। डीजल है, देखो डीजल 67-28, पेट्रोल 61 रुपये 92 पैसे यहाँ पर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो रेट्स हैं वो आप देख रहे हो 64 या 65 रुपए के आसपास हैं, 67 मान लो। डीजल थोड़ा महंगा है यहाँ पे। और यहाँ जो भूटान में पेट्रोल है वो एक्सपोर्ट होके इंडिया से ही जाता है साहब। वहां की जनता को, भूटान की जनता को पेट्रोल मिल रहा है 65 रुपए के आसपास, और इंडिया की जनता को 95 रुपए का मिल रहा है, वो भी E20 फ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। इन मंत्री जी को तो आप जानते ही हो। E20 के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताए जा रहे थे, मानता हूं थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन कंज्यूमर लेवल पर अगर आप सोचोगे, आप अगर पेट्रोल खरीदने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा घाटा है। पूछो क्यों? क्योंकि जो आपकी कार में इंजन है वो तो खराब होंगे ही E20 फ्यूल डालने के बाद। साथ में क्या प्रॉब्लम आएगी? एवरेज गाड़ियों का घट जा रहा है। मेरी गाड़ी का 3 से 4 किलोमीटर का एवरेज घट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमारे लिए उतना लाभदायक नहीं है, और उसको मैन्युफैक्चर करने में भी कॉस्ट उतना ही आ रहा है। पेट्रोल हमें सस्ता नहीं मिलेगा, और पानी का जो वेस्टेज है वो अलग से हो रहा है। पर मजबूरी हो गई है अब इनकी बनाने की इथेनॉल। कारण क्या है? क्योंकि जो इनके बच्चे हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं है। इनके बच्चे जो हैं वो इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हैं, है ना, शेयर होल्डर हैं। तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा जब तक इथेनॉल को कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया जाएगा? जब कंज्यूमर तक पहुंचेगा तभी वो बनेगा, तभी इनकी फैक्ट्री चलेगी। अब मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो आपकी आंखों को खोलकर रख देगी। यानी कि आज की डेट में हमें पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। आपके कारण भाई साहब, हाँ आप लोगों के कारण। सुनो क्यों? देखो, इंडिया में इंपोर्ट होता है 87.7% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसे आप बोलते हो, ठीक है। अब रसिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी कि हमारे यहाँ रसिया से ज्यादा क्रूड ऑयल आता है, जिसकी वजह से हम लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियों को चला पाते हैं। तो भैया ये लार्जेस्ट सप्लायर है हमारा, ठीक है। 2024 और 25 में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में, क्योंकि अपनी रिफाइनरीज भी हैं, ठीक है, अपने यहाँ पे ऑयल फील्ड्स भी हैं, तो जिसकी वजह से 0.98 मिलियन बैरल, लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल हमारे यहाँ बनता है, ठीक है, पैदा होता है। लेकिन क्रूड ऑयल का कंजप्शन कितना है, कितना खर्च हो जाता है? हमारी जितनी जनसंख्या है, हमारे यहाँ जितने ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 5.2 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल को हम खर्च कर लेते हैं। यानी कि खपत कितनी है हमारी? लगभग 5 गुना ज्यादा खपत है। और बना पाते कितना है हम? 1 मिलियन बैरल पर डे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो रसिया से आता है, ठीक है, और भी कई जगहों से आता है। तो रसिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा है, या इंटरनेशनल किसी भी जगह से जब भी क्रूड ऑयल आता है, तो उसका ऑयल बास्केट का एक अलग प्राइस होता है। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में अगर अक्टूबर 2025 की बात करें हम, तो $65.44 पर बैरल का क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है, और एक बैरल में 158.98 लीटर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपकी सहूलियत के लिए सही से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं बैरल को लीटर में और इसको डॉलर को रुपए में, तो आपको पता चलेगा कि 35 रुपए पर लीटर का यह क्रूड ऑयल हमें प्राप्त हुआ। तब 2025 अक्टूबर के रेट है ये, यानी कि सरकार को 35 रुपए पर लीटर का क्रूड ऑयल मिल रहा है। 2013 और 14 में जब किसी और की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या रेट था क्रूड ऑयल का? ध्यान से सुनो, तब था $108 पर बैरल, यानी कि इससे देख रहे हो कितने गुना महंगा है। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करके देखोगे तो देख लो 57 रुपए पर लीटर। 35 और 57 में अंतर है ना बॉस। अब यहां पे समझ के देखिए, आज की डेट में हमें पेट्रोल मिल रहा है 95 रुपए का, उसमें भी E20 मिक्स है भाई साहब, जो कि हमारी गाड़ियों की क्वालिटी खराब कर रहा है, इंजन की क्वालिटी खराब कर रहा है, एवरेज गिरा रहा है। और डीजल का प्राइस भी 90-92 चल रहा है। अगर हम बात करें 2013-14 की, यानी कि ये जो प्राइस लिख रखा है मैंने नवंबर 2014 का लिख रखा है, उस टाइम 72 रुपए तो पेट्रोल चलता था, 58 रुपए डीजल का प्राइस था। ध्यान से सुनना, अब जब भी क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है
तो क्या क्या बनता है ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग चीजें उससे निकाली जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बक्सा है जिसमें क्रूड ऑयल को भर दिया है ना, अब उसे फर्नेस में गर्म किया गया, गर्म किया जाएगा, अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा। फिर देखो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें प्राप्त होती जाती हैं। जैसे कि मान लो रिफाइनरी में ही होता है ये सब, ठीक है, जहां पे प्यूरिफिकेशन होता है एक तरीके से। तो रिफाइनरी में क्या होगा, जैसे कि मान लो क्रूड ऑयल को बर्न करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, तो पेट्रोलियम गैस मिलेगी हमें, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर भरे जाते हैं। और 25 से 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो गैसोलीन बनेगी, सीएनजी जिसको बोलते हो आप, कार वगैरह में डाली जाती है, ठीक है। 60 से 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हमें नेफ्था मिल जाता है, 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस पर हमें पैराफिन मिल जाता है, ठीक है, जो कि एरोप्लेन में भी इस्तेमाल होता है। 220 से 250 डिग्री सेल्सियस पर हमें डीजल मिलता है जो कि हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब हम प्रोसेस करते हैं क्रूड ऑयल को तो हमें फ्यूल ऑयल मिलता है, शिप वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहां पे देखो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जिसे आप मोमी ऑयल बोलते हैं, ठीक है, उसी टाइप का ऑयल होता है। अब इसी से हमें बिटुमिन मिलता है, डामर, डामर के रोड बनते हैं ना, वो भी पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट होता है एक अलग टेम्परेचर पर। तो कहने का मतलब क्या है, एक क्रूड ऑयल से देखिए हम कितनी सारी चीजें प्राप्त करते हैं। तो इतनी सारी चीजें प्राप्त करते हैं, अब आप समझ गए होंगे रिफाइनरी में ये सब हमें करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि रिफाइनरी में 1 लीटर ऑयल के लिए क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस किया जाता है तो कितने रुपए का खर्चा आ जाता है लगभग, या 1 बैरल का देख लेते हैं। तो देखो ये डिपेंड करता है किस किस चीज पर, फैक्टर्स डिपेंड ऑन रिफाइनरी साइज, रिफाइनरी का साइज क्या है, टेक्नोलॉजी किस तरीके की इस्तेमाल हो रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है उस रिफाइनरी की। तो एवरेज कॉस्ट मान के चलिए आप $9 से $10 पर बैरल का खर्चा आ जाता है, $9 से $10 पर बैरल का खर्चा, यानी कि 3 से 4 रुपए पर लीटर का खर्चा आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना रुपया रिफाइनरी में प्रोसेस होने का लग जाता है। तो साहब एक बात बताइए, यहां पर हम वापस आते हैं, क्या वजह रही है कि $108 का जब हमें तेल मिल रहा था तब भी हमें 72 रुपए का प्राप्त हो रहा था, समझ रहे हो ध्यान से। डीजल हमें 58 रुपए का मिल रहा था, लेकिन आज जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता है तो भी हमें 95 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। क्या वजह है, क्या वजह है जो यहीं से पेट्रोल या डीजल या क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होके भूटान में जाता है, वहां सस्ता मिलता है लेकिन इंडिया में नहीं मिल रहा। पता है क्या वजह है, मैं बताता हूं आपको। जब भी यह चुनाव होते हैं तो आप पैसों पर वोट देते हो, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाते हैं, 500 रुपए मिलेंगे तो आप रैली में जाओगे, मीट मछली मुर्गा चिकन दारू पी के आप लोग पार्टियों को वोट देते हो। तो पैसा कहां से लाएगी पार्टी, इन्हीं चीजों से निकालेगी। वोटिंग के टाइम जब उन्हें सरकार में आना होगा उसके टाइम आपको खरीद लेते हैं वो लोग, और पूरे साल आपके पंख नोचते हैं, पूरे 5 साल तक आपके पंख नोचते हैं, और लास्ट में 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डलवा देते हैं। आज बिहार में 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी है, पहले मुर्गों के पंख नोचो पूरे 4 साल तक, फिर उन्हें दाना डालो। आप समझने की कोशिश करो, यहीं से आपका हनन होना चालू हो जाता है। जब देश में, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ पेट्रोल डीजल का, इसी तरीके से सारी चीजें महंगी की जा रही हैं, आपसे पैसा ऐंठा जा रहा है। अब आप लोग, वो एक विवाद और खड़ा हुआ है, अब एक विवाद और खड़ा हुआ है, आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि 1 रुपए पर एकड़ की जमीन साल भर की लीज पे किसी एक बड़े बिजनेसमैन को साहब ने दे दी है, बिहार में ही, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेदक गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतने अमीर आदमी को 1 रुपए की जमीन दे दी। अरे आपके कुकर्मों की वजह से दी है साहब, आप क्वेश्चन पूछना नहीं जानते हो, आपको पता ही नहीं है कि सरकार से कैसे सवाल करना है ना। 10,000 रुपए अकाउंट में डलवा लिए, ओए ओए मोदी जी ने 10,000 रुपए डाल दिए, खुश हो गए एकदम, अब वोट देने जाएंगे उनको, है ना। आज 500 रुपए रैली में मिल गए, भारत माता की जय कर रहे हो, भारत माता के बारे में आपको ख्याल भी नहीं है क्या हो रहा है। अब मजे की बात सुनो, आप ये कहते हो ना 1 रुपए की जमीन खरीदी है, अगर आपका कोई भी न्यूज रिपोर्टर आके इंटरव्यू लेगा, आपसे पूछेगा, तो आप तो यही कहोगे कि हमारी जमीन लूट ली, हमारी जमीन लूट ली, 1 रुपए में एक बड़े बिजनेसमैन को दे दी। तो जब कोई न्यूज रिपोर्टर उस बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेगा तो वो तो साफ कहेगा, आपको तो बताया जा रहा है 1 रुपए पर एकड़ की हमने जमीन ले ली, वो तो बस दिखाने की बात है। हमने पार्टी फंड में 10,000 करोड़ रुपए डाले हैं, सही बात है, 10,000 करोड़ रुपए, सुनो ध्यान से, 10
1000 करोड़ रुपए, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सोचना, आपके यहां 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालेगा, ठीक है, वोट खरीदने के लिए, तो इससे कितने रुपए हुए? 7500 करोड़ रुपए हुए, 7500 करोड़। इस बात से क्या समझे तुम? तुम्हारी जमीन छीन के किसी और को जमीन दे दी, पार्टी फंड में पैसे आ गए, और इसी पैसे का इस्तेमाल करके ये लोग क्या करेंगे? तुम्हारे वोट खरीदेंगे, ठीक है, और उसके बाद भी 2,500 करोड़ रुपए सेफ हैं। भाई ये लोग तो फायदे में नहीं है, अपना नुकसान देखो। यही सिलसिला है, यही पॉलिटिक्स है। सोचना पड़ेगा, हाई थिंकिंग, हाई स्किल्स रखनी पड़ेंगी। इस देश को अगर सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो सिविक सेंस को डेवलप करना होगा। सरकार आपका भविष्य बनाती है, आपके लिए नीतियां तय करती है, आप उसके बारे में ढंग से नहीं सोचोगे कि किस तरीके से सरकारों को चुनना है, किस तरीके से अपने सांसद को, अपने विधायक को चुनना है, तो आप कुछ भी इफेक्टिव नहीं कर सकोगे, है ना। ये वीडियो सबको शेयर करना कि उन्हें पता चले कि हाँ यार ये बात तो एकदम सही है, बात एकदम सही है। मैं ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बस हो सकता है ये वैल्यू थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफेक्टिव वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही होता है।